करूं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। एज ए सेक्युलर स्टेट India is passing through crisis and its secular credential is at stake। Comment on this statement। देखिए, बार बार एक बात मैं कहता, इसमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेन डिफाइन सेकुलरिज्म, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है हाउ इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न। अगर डिमांड ऑफ क्वेश्चन की बात करें, अगर डिमांड ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है। सेकुलर स्टेट के रूप में इंडिया जो है वह क्राइसिस से गुजर रहा है, और चूंकि यह क्राइसिस से गुजर रहा है इसलिए इसका सेकुलर क्रेडेंशियल क्या है, इसका सेकुलर क्रेडेंशियल जो है खतरे में है। इसका सेकुलर क्रेडेंशियल क्या है, तो इसका सेकुलर क्रेडेंशियल जो है वह खतरे में है। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल टर्म क्या है, कमेंट। और कमेंट जब हमें करना होता तो इसमें क्या करना होता, हमें कमेंट जब करना होता तो हमें उस स्टेटमेंट पर विचार करते हुए अपने ओपिनियन देने होते। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो यहां पर प्रश्न का कंटेक्स्ट क्या है। यह प्रश्न ट्रेडिशनल है या इस प्रश्न को करेंट के पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा है, करेंट के पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा है। और करेंट के पर्सपेक्टिव में अगर पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर भी किसके पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, हमारा आंसर भी निश्चित तौर पर करंट के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। तो अगर जो बातें हमने कहा मोटा मोटी, प्रश्न के पहले पार्ट को आप ब्रेक करें हम कि क्या वाकई भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत संकट से गुजर रहा है। अगर हां तो इसका आधार क्या है। नहीं, बातें स्पष्ट हुई या नहीं। और प्रश्न का दूसरा डायमेंशन क्या होगा, प्रश्न का दूसरा डायमेंशन होगा जिसमें काउंटर बैलेंसिंग की जरूरत होगी।
अब चीजें क्लियर हैं। कोई भी समाज मल्टी रिलीजियस अगर है, बहुधार्मिक है, कोई भी समाज अगर मल्टी कम्युनल है, बहुत सांप्रदायिक है, तो ऐसे समाज में वेरियस रिलीजियस और वेरियस कम्युनल ग्रुप जो होंगे, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेचुरल है या अननेचुरल है? या नेचुरल है? नहीं। इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करते वक्त इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए या नहीं? नहीं। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में, मल्टी कम्युनल सोसाइटी में वेरियस ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेचुरल है। कई बार उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कई बार उसकी इंटेंसिटी घट जाती है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में। क्लियर? अगर इस प्रश्न को, इस आइडिया को, इस डायमेंशन को हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ के लिए सुरक्षित रखेंगे, जब हमें काउंटर बैलेंस करना होगा तब के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। अगर इस प्रश्न को हमें स्टार्ट करना हो तो मैं दो कंटेक्स्ट में अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगा। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो है डिस्टिंक्ट है, और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का जो डिस्टिंक्ट फीचर है वह क्या है कि यह सेकुलर होने के बावजूद रिलीजियसिटी के लिए, यह धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद धार्मिकता के लिए स्पेस क्रिएट करता है। तो धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद धार्मिकता के लिए स्पेस क्रिएट करना, यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की शक्ति भी है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की सीमा भी है। नहीं, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में देखें, बहुधार्मिक समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह भारत की शक्ति बनकर आती है। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो यह कहीं ना कहीं इसकी सीमा के रूप में सामने आती है। क्यों? क्योंकि इसने समस्याओं को कहीं अधिक जन्म दिया है। इतनी बातें स्पष्ट हुई पहली बिंदु। दूसरा बिंदु अगर आप देखें तो मैं पिक करना चाहूंगा कि मिड 1980s से इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स के कम्युनलाइजेशन की प्रक्रिया तेज होती है। भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकरण की प्रक्रिया तेज होती है, और भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकरण की पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो दो फेनोमेनन इमर्ज करते दिखाई पड़ते। एक अगर आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में तब्दील होती दिखाई पड़ती। पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म जो है सिनोनिम होता चला जाता है पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स का। और अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो पैरेलली आप देखेंगे पॉलिटिकल राइज ऑफ हिंदुत्व फोर्सेज, राइट विंग हिंदुत्व फोर्सेज। नहीं, और राइट विंग हिंदुत्व फोर्सेज ने कहीं ना कहीं जो सेकुलर फोर्सेज के लिमिटेशन थी, सेकुलर फोर्सेज के कंट्राडिक्शन थी, उस कंट्राडिक्शन को क्या किया? उस कंट्राडिक्शन को उसने कैपिटलाइज करने का काम किया, पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने का काम किया, सोशली उसने उसको कैपिटलाइज करने का काम किया, पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने का काम किया, सोशली कैपिटलाइज करने का काम किया, कल्चरली कैपिटलाइज करने का काम किया। जिसके परिणाम स्वरूप आप क्या पाते? जिसके परिणाम स्वरूप आप यह पाते हैं कि रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया तेज होती चली जाती। भारतीय समाज धर्म, संस्कृति
और राजनीति के रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया तेज होती जाती। रेडिकल फोर्सेस जो हैं उनकी अहमियत क्या होती, उनकी मेन स्ट्रीमिंग होती। तीसरा अब अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो आप अगर देखें तो आप क्या पाते, इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कम्युनल टेंशंस और कम्युनल राइट्स। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब रेफरेंसेस देंगे तो एक रेफरेंसेज नहीं देंगे, वहां पर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। 1984 का एंटी सिख राइट, 2002 का गुजरात राइट। अगेन अगर आप देखें मुजफ्फरनगर दंगा 2015-16 के आसपास, डेट देख लीजिएगा, मुजफ्फरनगर राइट्स, और हाल में फरवरी 2020 में दिल्ली राइट नहीं। और अगर आप देखें जितने रेफरेंस की बात की मैंने, इन चारों कम्युनल राइट्स में रोल ऑफ स्टेट को लेकर के प्रश्न उठे, रोल ऑफ स्टेट को लेकर के प्रश्न उठे, इंस्टीट्यूशनल बायसनेस का प्रश्न उभर कर सामने आया, संस्थागत पूर्वाग्रह की बात सामने आई। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप जाकर के देखें तो अगला बिंदु मैं पिक करूंगा वह राइजिंग इंटॉलरेंस, बढ़ती हुई असहिष्णुता। और यह इंटॉलरेंस जो है रिलीजियसली और कल्चरली कहीं ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा, धार्मिक और सांस्कृतिक धरातल पर यह असहिष्णुता कहीं अधिक प्रतिबिंबित हो रही है। अगेन उसके कंटेक्स्ट में देखें, बीफ वेन को लेकर के जो विवाद खड़ा उठता, काउ स्लॉटरिंग को लेकर के जो विवाद खड़ा उठता, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं सामने आती हैं, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं सामने आती, लव जिहाद को लेकर के जो विवाद खड़ा होता और एक पूरा का पूरा कन्वर्जन को लेकर डिबेट नए सिरे से इमर्ज करता। अगेन अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप इन तमाम कंटेक्स्ट में देखेंगे रोल ऑफ स्टेट को लेकर के लगातार क्वेश्चन उठे। कहीं ना कहीं स्टेट ने इन तमाम घटनाक्रमों के प्रति राज्य ने और प्रशासन ने सॉफ्ट अप्रोच अपनाया है, और इस सॉफ्ट अप्रोच को अपनाने के कारण देखेंगे परेशानियों को बढ़ते हुए सहज ही देखा जा सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो इस क्रम में देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्टेट जिस एजेंडे को लेकर चल रही, उस एजेंडे को लेकर के भी सिलेक्टिविज्म का आरोप लगता है। मतलब यह कहा जाता कि जानबूझ करके ऐसे मसले को उठाया जा रहा है, ऐसे इशू को तूल दिया जा रहा है जो इशू क्या करते हैं, जो इशू कहीं ना कहीं स्टेट के सेलेक्टिव अप्रोच को दर्शाते हैं। और यह सेलेक्टिविज्म जो है स्टेट में वह कम्युनल बेसिस पर दिखाई पड़ता है। जैसे अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें, सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर जो विवाद खड़ा होता, कन्वर्जन लॉ को लेकर के जो प्रश्न इमर्ज करते हैं, ट्रिपल तलाक का मसला जो इमर्ज करता है और जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के मसले को हैंडल किया गया। अगेन अगर आप देखें तो हाजी अली दरगाह, शनि सिंगनापुर मंदिर और सबरीवाला मंदिर। अब आप देखेंगे हाजी अली दरगाह के मसले पर स्टेट का अप्रोच कुछ और है, लेकिन शनि सिंगनापुर मंदिर और सबरीमाला मंदिर पर स्टेट के अप्रोचेज अलग हो जाते हैं। और यहां पर स्टेट के अप्रोचेज की बात अगर मैं कर रहा तो मैं रूलिंग पार्टी के अप्रोचेज की बात कर रहा हूं। तो ये जो कम्युनल लेवल पर जो सिलेक्टिविज्म है, इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के मसले को उठाया गया, जिस तरीके से अनुच्छेद 370 के मसले को हैंडल किया गया, इस पूरे के पूरे क्रम में अगर आप देखें तो इसने कहीं ना कहीं
हमारा जो सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उस सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को क्या किया, कम्युनलाइज करने का काम किया। सामाजिक राजनीतिक वातावरण के सांप्रदायिकरण की कोशिश की, और सामाजिक राजनीतिक वातावरण के सांप्रदायिकरण के कारण क्या होता है, सामाजिक राजनीतिक वातावरण के सांप्रदायिकरण के कारण आप देखेंगे कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ते। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के रोल को भी लेकर प्रश्न उठते कई सारे मामले में, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का मसला हो। नहीं, अगर उसके कंटेक्स्ट में आप आगे बढ़ें, रोल ऑफ मीडिया को लेकर भी प्रश्न उठते। सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का जो कम्युनलाइजेशन है, उस कम्युनलाइजेशन में मीडिया ने भी अहम रोल प्ले किया है। और इन सब की पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म का एक उभार दिखाई पड़ता, बहुसंख्यकवाद का एक उभार दिखाई पड़ता है। और इसी के कारण क्या लगता कि सेकुलर स्टेट के रूप में भारत संकट से गुजर रहा है, और भारत की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भारत की विश्वसनीयता क्या है, कहीं ना कहीं खतरे में है। नहीं, लेकिन यहां पर दो चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। नहीं, नंबर वन, सेकुलरिज्म को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनावें तो जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, तो गंगा जमुनी तहजीब जो है वह ऐसे फोर्सेज के लिए बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करती है। और इसलिए अगर देखेंगे तो इस प्रोसेस के विरोध में सबसे मुखर आवाज अगर आपको दिखाई पड़ती तो उसी मेजॉरिटी कम्युनिटी से कम्युनलाइजेशन के इस प्रोसेस के विरोध में सबसे मुखर आवाज दिखाई पड़ती, जो कहीं ना कहीं एक ऐसे इन्वायरमेंट में, कम्युनली टेंस्ड इन्वायरमेंट में सेंस ऑफ एश्योरेंस का काम करती है। नंबर थ्री, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि इंडिया मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में ऐसे कन्फ्लिक्ट का उभरना बहुत अननेचुरल नहीं है। और जब ऐसे कन्फ्लिक्ट उभरते हैं तो ऐसे कन्फ्लिक्ट का पॉलिटिसाइजेशन भी होता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है, जो निहित स्वार्थी तत्व जो होते हैं, वो अपने अपने तरीके से उसके लाभ भी उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है और इसके आगे भी होगा। तो अगर हम देखें तो इसको कहीं ना कहीं हमें सोशल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के हिस्से के रूप में लेना होगा, और सोशल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के हिस्से के रूप में लेते हुए हमें यह भरोसा बनाए रखना होगा कि इंडिया का सेकुलर क्रेडेंशियल इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन से मजबूती से री इमर्ज करेगा। और चौथी बात जो कहना चाहूंगा वह यह कि अगर आप देखें, ये राइट विंग का पॉलिटिकल इमरजेंस जो है, दक्षिण पंथ का राजनीतिक उभार जो है, यह ग्लोबल फिनोमेनन है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इस ग्लोबल फिनोमेनन ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मेजोरिटेरियनिज्म की आशंका को जन्म दिया है, बहुसंख्यकवाद के खतरे को जन्म दिया है। लेकिन यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश हमें करनी होगी। क्या समझने का प्रयास करना होगा? वह यह कि कहीं ना कहीं ये तमाम खतरे जो उत्पन्न हुए हैं वे न्यूलिबरलिज्म के फेल्योर्स के बैकग्राउंड में,
और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां, इस तरह के चैलेंजेस अगले कुछ समय तक बने रहेंगे, तब तक के लिए बने रहेंगे जबकि लिबरलिज्म न्यू चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में खुद को रिडिफाइन नहीं कर लेता। इतनी बातें स्पष्ट हुई? देखें तो लगभग चीजें आ गई। जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, नहीं, पूरी की पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द रही या उस अपने डिस्कशन को हमने इसके बाहर भी ले जाने की कोशिश की? बातें स्पष्ट हो रही? आगे बढ़ूं? एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसके वीडियो जो उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो उपलब्ध है, वहां पर दे लें। केवल इसका मैं डिमांड ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके छोड़ देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया वो आइडेंटिफाई करके मैं छोड़ देता। प्रश्न है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। और बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। नहीं, और इसमें पूछा क्या जा रहा, क्या यह भारतीय संविधान की मूल भावना है? विचार करें। यही प्रश्न है? नहीं? ठीक है, अब जरा रुकें। अगर भारतीय संविधान की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, तो अगर आप देखें प्रस्तावना में भी इसकी चर्चा मिलती, फंडामेंटल राइट में इसकी चर्चा मिलती, नीति निर्देशक तत्वों में इसकी चर्चा मिलती। अब इसका मतलब यह नहीं है कि इनके सारे प्रावधानों को हम लिखने लगे आंसर में, इनके सारे प्रावधानों को हम लिखने लगे, इसका यह मतलब नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। यह हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करते, और केवल यहां पर चर्चा नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी नजरिए को अपनाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी नजरिए को अपनाया, तभी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की व्याख्या नीति मूलाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, और मूलाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की व्याख्या करते हुए उसको क्या किया जा रहा, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है।
बातें ये स्पष्ट हो गई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप मूव करें तो प्रैक्टिकली हम आगे बढ़ें और प्रैक्टिकली हम क्या देखने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली अगर हम आगे बढ़ें तो हम क्या पाते, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। चर्चा हमें स्पेसिफिक इसके कंटेक्स्ट में करनी है, लेकिन यह चीज ध्यान रखना यहीं तक सीमित नहीं रहना है। अगर आप देखें 1990 से लेकर 2005 तक बिहार जहां पर आप क्या देखते, सोशल जस्टिस है पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं। सोशल जस्टिस है लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। नहीं, और इसका परिणाम क्या होता, इसका परिणाम क्या होता, तो इसका परिणाम आप देखें, गंभीर होती चली जाती या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या डिटोरिएट करती चली जाती या नहीं, इसकी अहम भूमिका है। अगर आप देखें एट द सेम टाइम 2005 से अब तक और 2005 से अब तक देखें तो आप देखें सोशल जस्टिस भी है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है। सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है। एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखेंगे, 1990 से 2005 के रिलेटिव हम देखें तो यहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है और सोशल जस्टिस भी है। परिणाम क्या होता, परिणाम यह होता है कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम होती हुई दिखाई पड़ती, तेजी से कम होती दिखाई पड़ती। आप अगर देखें इस फेज में पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोसेस बिहार में सबसे तेज रहा किसी भी दूसरे फेज की तुलना में। उसका कारण क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सोशल जस्टिस भी चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। अब यहां मूव करें, बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। अगर आप जाकर के देखें तो 1991 के पहले की स्थिति देखें, 1989 के पहले, 1990 रखता है क्योंकि 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं। तो 1990 के पहले देखें सोशल जस्टिस के फोर्सेस कमजोर हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो हो रही है लेकिन उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का वह बेनिफिट नहीं होता। अगर आप देखें तो 1990s में आकर के देखें, 1990s में आप क्या देखते, सोशल जस्टिस का जोर बढ़ता, सोशल जस्टिस का जोर बढ़ता है। और अगर आप देखें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में भी क्या आती है, तेजी आती है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा कब वर्क करता, यह कॉम्बिनेशन जो है 2000 से 2014 के बीच, 14 नहीं उसको थोड़ा सा पहले ले जाए, दो 2000 से 2012 के बीच जो है यह सबसे ज्यादा वर्क करता। और अगर आप देखेंगे
तो पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोसेस सबसे ज्यादा तेज कब दिखाई पड़ता है? यही वह फेज है जिस फेज में पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोसेस तेज होता दिखाई पड़ता। और यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखने की है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इकोनॉमिक रिफॉर्म तो 1991 में ही शुरू हुए, लेकिन 2004 में इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ ह्यूमन फेस का नारा देते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो करेक्टिव मेजर्स अपनाए गए हैं उसका इंपैक्ट कहीं यहां पर उभरता हुआ दिखाई पड़ता। तो यहां पर इस चीज को समझें, अगर सामाजिक न्याय नहीं होगी तो आर्थिक समृद्धि के लाभों का अपेक्षाकृत इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और बिना सोशल जस्टिस के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। और अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नहीं होगा तो उसी स्थिति में वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या हो जाएगी? वह इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीनिंगलेस हो जाएगी। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं। अगर सोशल जस्टिस को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जरिए सपोर्ट नहीं किया जाए तो उसी स्थिति में वह सोशल जस्टिस जो है वह किताबों तक सीमित रह जाएगा, नीतियों तक सीमित रह जाएगा, सिद्धांतों तक सीमित रह जाएगा, उसको व्यावहारिक धरातल पर उतारना संभव नहीं हो पाएगा। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उस सोशल जस्टिस के जितने बेनिफिट मिलने चाहिए थे उतने बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण हमारा 1900 से लेकर के 2005 तक का बिहार है। ये बातें स्पष्ट हुई। तो जब प्रश्न को मैं स्ट्रक्चर करने कहता, अब यहां पर ध्यान रखें, जितनी बातें हमने की हैं ये सारे आपके आंसर के हिस्से होने चाहिए। जैसे यहां पर आप फोकस करना शुरू करेंगे तो लाइन लेंथ बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो इस चीज को समझें कि किसको कहां पर कितना विस्तार देना है और कहां पर जाकर के उसको रोक देना। क्लियर? आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 3 जाए। हाल के वर्षों में नहीं, बिहार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए पहल, नहीं, हाल के वर्षों में बिहार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई पहलें की, फिर भी महिलाओं की स्थिति पूर्ववत है। कमोबेश पूर्ववत है। क्या करना है? इस विरोधाभास की व्याख्या नहीं, मैंने जब डिमांड ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा था तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन की
बात करते हुए मैंने क्या कहा था, डिमांड ऑफ क्वेश्चन की बात करते हुए कहा था प्रश्न के लैंग्वेज को समझें। अगर कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में बिहार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई पहलें की, फिर भी, तो फिर भी किस ओर इशारा करता? प्रश्न का फोकस पहले पार्ट पर है या दूसरे पार्ट पर? यह बतलाता है कि प्रश्न का फोकस सेकेंड पार्ट पर है। इसका मतलब जब हम रेस्पॉन्ड करेंगे तो विस्तार कहां देना होगा हमें? सेकेंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट पर हमें क्या करना है? यहां हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इंडिकेटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, इंडिकेटिव रिस्पॉन्स और पासिंग रेफरेंस होना चाहिए। नहीं तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, नहीं तो आप देखेंगे 1990 में बिहार सोशल जस्टिस के रास्ते पर चलता है। बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति जोर पकड़ती है और 2005 में आकर के देखें सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स जो है रीडिफाइन होती है, बिहार में पुनर्परिभाषित होती है। और बिहार के तत्कालीन नेतृत्व ने सोशल जस्टिस के साथ जेंडर जस्टिस के प्रश्न को अटैच किया, सामाजिक न्याय के साथ लैंगिक न्याय के प्रश्न को संबद्ध किया और सामाजिक न्याय के साथ लैंगिक न्याय के प्रश्न को संबद्ध करते हुए क्या किया? वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उसने पहल शुरू की। आप अगर देखें इसके मद्देनजर क्या किया गया? गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई क्योंकि एजुकेशन एम्पावरमेंट का एक महत्वपूर्ण टूल्स है और गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को प्राथमिकता देते हुए कन्या पोशाक, मुख्यमंत्री कन्या पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके जरिए स्कॉलरशिप्स डिफरेंट स्टेजेज पर दिए जा रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाना। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट आप देखेंगे तो 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत महिला आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, और इसके तहत क्या किया गया? अगर आप देखें पहले तो आप देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बिहार बना और इसके जरिए उसने पारिवारिक ढांचे और सामाजिक ढांचे के भीतर महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल की। और लेटर फेज में देखेंगे सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की दिशा में पहल की गई। अगेन अगर आप देखें तो महिला स्वास्थ्य से संबंधित मसलों को प्राथमिकता दी गई। अगेन अगर देखें जीविका दीदी के कॉन्सेप्ट को लाया गया, वुमेन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया गया। साथ ही कई सारे ऐसे एजेंडे निर्धारित किए गए, चाहे वो लिक्वर बैन का हो, डॉरी बैन का हो, चाइल्ड मैरिज बैन का हो, कई सारे एजेंडे ऐसे निर्धारित किए गए हैं जो एजेंडे क्या करते हैं? डायरेक्टली स्टेटस ऑफ वुमेन को अफेक्ट करते हैं, महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हुए आते। और इससे भी बड़ा एक बड़ी पहल दिखाई पड़ेगी, वह यह वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के फ्रंट पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में जो आपको सुधार दिखाई पड़ती है। नहीं
और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखें ये तमाम इनिशिएटिव बिहार सरकार के द्वारा जो लिए गए, अभी देखेंगे दीदी की रसोई का कंसेप्ट लाया गया है। जितने पब्लिक हॉस्पिटल हैं वहाँ की कैंटीन व्यवस्था महिलाओं के हवाले की जानी है, दीदी की रसोई के हवाले नहीं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें इकोनॉमिकली भी एम्पावर करने की बात हो रही है। तो अगर इन सब के कंटेक्स्ट में देखें तो क्या इससे डिनाई किया जा सकता क्या कि इसने बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पहल की? नहीं। आज के कंटेक्स्ट में देखें, NFHSS 5 जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट देखें, नहीं, मोबाइल कनेक्टिविटी के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति को देखें, नेट कनेक्टिविटी के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति को देखें। अगेन अगर आप देखें तो इमूवेबल एसेट के ओनरशिप के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति को देखें, अचल संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति को देखें। अगेन अगर आप देखें वुमेन एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखें तो पहले की तुलना में बिहार के महिलाओं की स्थिति में क्या दिखाई पड़ता? सुधार दिखाई पड़ता। वुमेन हेल्थ के इंडिकेटर के कंटेक्स्ट में महिलाओं की स्थिति को देखें, नहीं। लेकिन अगर इन तमाम चीजों पर आप गौर करें तो आप क्या पाते? ये तमाम जो इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ते हैं वे प्रीवियस ईयर के सापेक्ष ये परिवर्तन दिखाई पड़ते। अगर महिलाओं की स्थिति को और महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड आंकड़ों को नेशनल पर्सपेक्टिव में रख करके देखा जाए तो आप देखेंगे महिलाएं कमोवेश वहीं पर दिखाई पड़ती जहां पर पहले थी, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें, वुमेन न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में देखें, वुमेन हेल्थ के कंटेक्स्ट में देखें, वुमेन न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में देखें, वुमेन हेल्थ के कंटेक्स्ट में देखें तो आप क्या पाते? आप यह पाते हैं एनीमिया की शिकार महिलाओं के कंटेक्स्ट में देखें। इन तमाम कंटेक्स्ट में देखें तो बिहार की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब दिखाई पड़ेगी। तो सवाल यह उठता कि अगर यह सिचुएशन दिखाई पड़ता है तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक तो आप देखेंगे पैट्रियार्कल माइंडसेट एक बड़ा कंस्ट्रेंट है। यह पैट्रियार्कल माइंडसेट परिवार के स्तर पर भी बड़े कंस्ट्रेंट के रूप में आता है। यह पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है सोसाइटी के स्तर पर, समाज के स्तर पर भी एक बड़े कंस्ट्रेंट के रूप में आता। यह पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर भी एक बड़े कंस्ट्रेंट के रूप में आता है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन के फ्रंट पर जो प्रॉब्लम्स हैं, इंप्लीमेंटेशन के फ्रंट पर जो प्रॉब्लम्स हैं, लीकेजेज के कारण, डाटा मैनिपुलेशन पर फोकस के कारण, अगर आप जाकर के देखें तो ग्रास रूट लेवल पर इनका इंप्लीमेंटेशन क्या है? ग्रास रूट लेवल पर इनका इंप्लीमेंटेशन कमजोर है और इसलिए ऐसे स्कीम्स का, ऐसे प्रोग्राम्स का जो बेनिफिट महिलाओं को मिलना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तीसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता, वह तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस इन वुमेन। महिलाओं में सामाजिक जागरूकता के भी अभाव की स्थिति दिखाई पड़ती है। चौथा कंटेक्स्ट अगर देखें तो लास्ट 3 डिकेड के दौरान इंडियन इकोनॉमी और इंडियन लेबर मार्केट जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, बिहार
उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से लगभग अनअफेक्टेड है। बिहार उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से लगभग जो है वह इंटैक्ट है, अप्रभावित है। नहीं, इशारा क्या है? इशारा समझ रहे? लास्ट 3 डिकेड के दौरान अगर आप देखें तो आप देखेंगे एलपीजी के मॉडल के कारण बड़ा परिवर्तन जो आया, मैनुअल लेबर की भूमिका घटी, तकनीक की भूमिका बढ़ी, मैनुअल लेबर की भूमिका घटी, और मैनेजेरियल स्किल की भूमिका क्या हुई? महत्वपूर्ण होती चली गई। मैनेजेरियल स्किल की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली गई। एचआर डीलिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली गई। नहीं? और अगर इन दोनों कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर इन दोनों कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो बिहार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से लगभग अछूता रहा। नहीं, वह ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर नहीं दिखाई पड़ता। तो यहां पर जो मैनेजेरियल स्किल की भूमिका, और मैनेजेरियल स्किल की भूमिका बढ़ने का मतलब सिंपल सा है। आप अगर देखें तो मैनुअल, जैसे पेस्टोरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में होता, पशुपालक अर्थव्यवस्था का कृषक अर्थव्यवस्था में जैसे रूपांतरण होता है, मैनुअल लेबर की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली जाती। और यही वह बिंदु है जहां से महिलाओं की भूमिका घर के भीतर सिमटती चली जाती, पुरुष की भूमिका घर के बाहर होती। जैसे एक बार फिर से मैनेजेरियल स्किल की भूमिका बढ़ी, महिलाओं के लिए स्पेस क्रिएट हुआ। नहीं, तो महिलाओं के लिए स्पेस क्रिएट हुआ क्योंकि मैनेजेरियल स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर होती हैं। एचआर डीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाएं पुरुषों की तुलना में क्या होती हैं? बेहतर होती हैं। नहीं, इनबिल्ट क्वालिटी उनकी। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, चूंकि बिहार में वह ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ और बिहार में महिलाओं के कंटेक्स्ट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्थिति और बुरी है, तो अगर उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्टीमेटली बिहार को जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा बिहार की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। ये वे कंटेक्स्ट हैं जिस कंटेक्स्ट हमें कमोबेश पूर्ववत है, इसको भी काउंटर करना है और हमें इन विरोधाभासों की भी व्याख्या करनी है, कंट्राडिक्शंस की भी व्याख्या करनी है। ओके, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्कशन में मौजूद है। यूट्यूब पर उपलब्ध है, जस्ट स्ट्रक्चर करके मैं इसको छोड़ रहा हूं। यह प्रश्न है, पिछले 70 वर्षों के अनुभवों के आलोक में प्रश्न है, पिछले 70 वर्षों के अनुभवों का अनुभव यह बतलाता है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की प्रकृति क्या है? भारतीय राज्य का स्वरूप क्या कहा जा रहा? यह स्थिर ना होकर क्या है? स्टैटिक ना होकर के यह क्या है? डायनामिक है। नहीं, इस कथन का हमें क्या करना है? आलोचनात्मक परिवर्तन, आलोचनात्मक परीक्षण करना है।
क्रिटिकली हमें एग्जामिन करना है। देखिए, बार बार एक बात मैं कहता, प्रश्न के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, मूल कंटेक्स्ट को समझें। यहां पर बात हो रही है भारतीय राज्य के स्वरूप की। भारतीय राज्य के स्वरूप का संकेत जो है कहां से मिलता? प्रस्तावना का संकेत क्या है? तो प्रस्तावना भारतीय राज्य के स्वरूप का संकेत देता हुआ कहता है कि भारतीय राज्य क्या होगा? समाजवादी होगा, सोशलिस्ट होगा। भारतीय राज्य क्या होगा? तो पंथ निरपेक्ष होगा। भारतीय राज्य कैसा होगा? नहीं, तो भारतीय राज्य जो है लोकतांत्रिक होगा। भारतीय राज्य कैसा होगा? तो गणराज्य होगा। नहीं, गणराज्य होगा। और कैसा होगा? नहीं, संप्रभु होगा। और यह इस गणराज्य की क्या प्रकृति होगी? तो यह संघीय प्रकृति इसकी होगी। इस गणराज्य की प्रकृति कैसी होगी? संघीय होगी। इस लोकतंत्र की प्रकृति क्या होगी? उदार होगी। और यह संसदीय लोकतंत्र होगा। देखें तो अब स्ट्रक्चर प्रश्न का उभर रहा है। अगर भारतीय राज्य समाजवादी है तो समाजवादी भारतीय राज्य की समाजवादी प्रकृति क्या स्थिर है क्या? पहली चीज तो देखें कि 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन ने नेचर ऑफ स्टेट को क्लियरली प्रस्तावना में डिफाइन किया। कुछ नए शब्दों को जोड़ा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को। अगर समाजवादी कंटेक्स्ट में देखें तो 1991 के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडियन स्टेट का सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन डोमिनेंट था। लेकिन 1991 के बाद आप देखें सोशलिस्टिक ओरिएंटेशन कमजोर पड़ता है, मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है, कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन क्या होता, जोर पकड़ता है। यद्यपि इसकी समाजवादी प्रकृति सैद्धांतिक रूप से अब भी बनी हुई है। पंथ निरपेक्ष के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आप देखें भारतीय राज्य तब भी पंथ निरपेक्ष था जब पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द को शामिल संविधान में प्रस्तावना में नहीं किया गया। अब भी यह सेकुलर है। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पंथ निरपेक्षता को दो चीजों से खतरा है। दरअसल सेकुलरिज्म के मसले के पॉलिटिसाइजेशन ने इंडियन स्टेट के सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए खतरा उत्पन्न किया है। क्योंकि इस पॉलिटिसाइजेशन के कारण अगर आप देखें तो एक और सेकुलर शब्द अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम के पर्याय के रूप में तब्दील होता दिखाई पड़ता, दूसरी ओर मेजोरिटेरियनिज्म का खतरा उत्पन्न होता दिखाई पड़ता है। और आज अगर आप देखें ये दोनों इंडियन स्टेट के सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए चैलेंजेस के रूप में इमर्ज करते। डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहां पर ध्यान रखें कि इनिशियली इंडियन डेमोक्रेसी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण थी। लेकिन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्तर पर ग्राम सभा के रूप में, विलेज असेंबली के रूप में, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। तो स्वरूप बदला। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें
तो वह क्या है? संसदीय लोकतंत्र। लोकतंत्र का स्वरूप क्या है? संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और अगर आप देखें इस संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण सीमा क्या है? आप अगर देखें इस संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण सीमा है कहीं न कहीं वंशवादी राजनीति। और इस संसदीय राजनीति की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और इस संसदीय लोकतंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण सीमा क्या बनकर आती है? पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स। नहीं? और आज आलम क्या है? इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं प्रतीत होते, वो बहुत कुछ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तर्ज पर होते हुए दिखाई पड़ते। तीसरा कंटेक्स्ट इस लोकतंत्र की प्रकृति क्या है? इस लोकतंत्र की प्रकृति उदार है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय लोकतंत्र को के उदार चरित्र को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई। लेकिन हाल के वर्षों में अगर आप जाकर के देखें तो भारतीय लोकतंत्र का जो उदार चरित्र है उस उदार चरित्र के सामने जो है बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है। और वह बड़ी चुनौती है राइजिंग इनटॉलरेंस जो है इंडियन डेमोक्रेसी के लिबरल कैरेक्टर के समक्ष एक बड़े चैलेंजेस के रूप में इमर्ज करता हुआ दिखाई पड़ता। अगर रिपब्लिक के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत की परिकल्पना संघीय गणराज्य के रूप में की गई है। और भारतीय संघवाद के स्वरूप को अगर देखा जाए तो भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या है? भारतीय संघवाद का स्वरूप जो है स्टैटिक ना होकर के डायनामिक है। इनिशियली यह 2 टियर फेडरल स्ट्रक्चर था, अब यह 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद यह 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में सामने आता। और लास्ट डायमेंशन है सॉवरेन। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन स्टेट का जो सॉवरेन नेचर है इसको आरंभ से ही इसको क्वेश्चन किया जाता रहा है। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को लेकर इसके सॉवरेन नेचर को चैलेंज किया जाता रहा। और अगर हाल के वर्षों में देखें तो आप देखेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स का बढ़ता हुआ दबाव इंटरनली भी, आंतरिक स्तर पर भी और एक्सटर्नली भी, बाह्य स्तर पर भी नॉन स्टेट एक्टर्स का बढ़ता हुआ दबाव, वैश्विक शक्तियों और वैश्विक संस्थाओं का बढ़ता हुआ दबाव कहीं न कहीं इसकी संप्रभुता के सामने एक चुनौती उत्पन्न करता हुआ आता। नहीं तो इस कंटेक्स्ट में हमारा कंक्लूजन क्या होगा? हम इसके डायनामिक नेचर के फेवर में अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करते आएंगे। और मोटा मोटी देखें लगभग सारी चीजें समाहित हो गई। अब समझाने लगिएगा कि कैसे भारतीय संविधान के उपबंध स्वतंत्रता को सीमित करते, समानता को सीमित करते। प्रश्न के कंटेक्स्ट को समझे कि यह प्रश्न पूछा कहां से जा रहा है, यह समझने की कोशिश आपको करनी होगी। क्लियर? आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की
विशिष्ट स्थिति। इसने क्या किया? इसने संवैधानिक संतुलन को परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसने क्या किया? अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ नहीं, और जब यह कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर अगर को प्रभावित करता, जब यह कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर को प्रभावित करता है, तो उस स्थिति में क्या होता? उस स्थिति में देखेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होने के बावजूद भारत किसके करीब पहुंचता है? यूएसए के करीब जाना और ब्रिटेन से ये क्या है? इसका परिणाम है। इसको हमें रिव्यू करना है। समीक्षा करें। मूलाधिकारों के संदर्भ में भारत के सुप्रीम कोर्ट की विशिष्ट स्थिति ने संवैधानिक संतुलन को परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया और इस संदर्भ में इसने भारत को ब्रिटेन की तुलना अमेरिका के कहीं अधिक करीब पहुंचा दिया। इस कथन की समीक्षा करें। यहां पर इशारा किसकी ओर है? यहां पर इशारा है आर्टिकल 13(2) की ओर। आर्टिकल 13(2) मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं, इसी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए क्या किया गया? बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया गया। इसी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, इसी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया गया मेनका गांधी केस में। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ने लेजिस्लेशन के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी को क्या किया? उस अथॉरिटी को विस्तार देने का काम किया। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो PIL की संकल्पना इमर्ज करती है, और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जुडिशियल एक्टिविज्म की संकल्पना इमर्ज करती है। और इन सारी संकल्पनाओं ने क्या किया? इन सारी संकल्पनाओं ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में, संवैधानिक व्यवस्था में जुडिशियरी की स्थिति को क्या किया? जुडिशियरी की स्थिति को स्ट्रेंथन किया और पार्लियामेंट की स्थिति को क्या किया? वीकेन किया। और इसका परिणाम क्या होता? नहीं, इसका परिणाम क्या होता? तो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका पूरा का पूरा परिणाम जो होता है, संवैधानिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता का न्यायपालिका की ओर झुकाव क्या होता? न्यायपालिका की ओर झुकाव जो है बढ़ता चला जाता, और यह न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता का आभास देने लगता।
नहीं, पूरा का पूरा यही वह कंटेक्स है जिस कंटेक्स में अगर आप देखें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर संबंध के संदर्भ में क्या होता, इसके अंतर संबंध के संदर्भ में जुडिशियरी का नजरिया बदलता है। नहीं, बस ये चीज ध्यान रखें, यहां पर कॉमन प्लेटफॉर्म हमें क्या कहां से स्टार्ट करना है, बार बार कह रहा, आराम से स्वीकार करें। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तो हमने स्वीकार किया, लेकिन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को नहीं स्वीकार किया। उसकी जगह हमने जुडिशियल रिव्यू के लिए स्पेस क्रिएट किया जो अमेरिका से लिया गया है, वहां से आगे बढ़ते चले जाए। बट वह जुडिशियल रिव्यू भी जो है वह कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, ना कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी या जुडिशियल सुपरमेसी को इंश्योर करने के लिए। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अब आगे बढ़ते चले जाए। आसान है या नहीं? बस प्रश्न की समझ होनी चाहिए, डिमांड ऑफ क्वेश्चन की आपके पास समझ होनी चाहिए। मेरे प्रश्नों की अगर आप कह लें, बहुत कम प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको फैक्ट बेस्ड होंगे, बहुत कम प्रश्न होंगे। और इसलिए शायद यही कारण है कि भरोसे के साथ ये कहता कि अब चले जाइए, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा इसके दायरे से बाहर नहीं होगा, क्योंकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपके सामने होती है, जिस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप किसी भी प्रश्न को अप्रोच करने की स्थिति में होते हैं। आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्मांतरण पर जारी अध्यादेश के विशेष संदर्भ में धर्मांतरण के मसले पर संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करें। साथ ही यह बतलाएं कि इस अध्यादेश के किन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं और वे आपत्तियां कहां तक जायज हैं। मतलब प्रश्न किस पर है? प्रश्न जो है वह धर्मांतरण पर है। प्रश्न किस पर है? धर्मांतरण पर है। और धर्मांतरण पर किसकी बात की जा रही है? संवैधानिक स्थिति की बात की जा रही है। लेकिन धर्मांतरण पर संवैधानिक स्थिति की चर्चा करनी है, उसका एक स्पेशल कंटेक्स्ट है। और वह स्पेशल कंटेक्स्ट क्या है? नहीं, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में। और यूपी के विशेष संदर्भ में चर्चा करते हुए अध्यादेश के जो आपत्तिजनक पहलू हैं, यूपी धर्मांतरण अध्यादेश के जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट हैं, उस ऑब्जेक्शनेबल पार्ट पर चर्चा करनी है और उसके रैशनल्स पर चर्चा करनी है। अब कुछ कुछ चीजें स्पष्ट हुई, क्लियर चीजें हुई या नहीं? तो इसके रैशनल्स की जो चर्चा करेंगे उसका कंटेक्स्ट क्या होगा? इसका कंटेक्स्ट क्या होगा?
इसका कंटेक्स्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसी के कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसी के कंटेक्स्ट में तो हम चर्चा करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा या जहां कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर नहीं है वहां जुडिशियरी कहेगी, इसी के कंटेक्स्ट में चर्चा करेंगे। नहीं, अब अगर देखें, अगर इस प्रश्न को हमें रिस्पॉन्ड करना है तो इस प्रश्न को हम ला रहे नहीं, और इस प्रश्न को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चीज से हम स्टार्ट करें कि किस प्रकार राइट विंग हिंदुत्व के पॉलिटिकल इमरजेंस ने कन्वर्जन के इशू को एक बार फिर से लाइमलाइट में आया है। लेकिन इस बार कन्वर्जन का इशू जो लाइमलाइट में आया है उसका कंटेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। अब तक उसका कंटेक्स्ट हुआ करता था क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा जो कन्वर्जन करवाया जा रहा, लेकिन इस बार जो कन्वर्जन का मसला केंद्र में आया है उसका बैकग्राउंड क्या है? उसके बैकग्राउंड में लव जिहाद के नाम पर होने वाली राजनीति और लव जिहाद का गरमाता हुआ मसला है। नहीं तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इस बार धर्मांतरण को लेकर के जो डिबेट इमर्ज कर रहे हैं उसके केंद्र में क्रिश्चियन मिशनरी ना होकर के कौन है? मुस्लिम से। नहीं, अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इसी के साथ धर्मांतरण के प्रश्न के राजनीतिकरण की प्रक्रिया तेज होती चली गई। आप अगर पिछले 5 वर्षों में देखें, झारखंड ने 2017 में कन्वर्जन लॉ लाया, उत्तराखंड ने 2018 में कन्वर्जन लॉ लाया, हिमाचल प्रदेश ने 2019 में कन्वर्जन लॉ लाया, यूपी ने 2020 में कन्वर्जन लॉ लाया, एमपी ने 2020 में कन्वर्जन लॉ लाया। और ये पांचों के पांचों जो कन्वर्जन लॉ लाए गए हैं वो किसके कंटेक्स्ट में? उसका कंटेक्स्ट वही लव जिहाद, रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिजेज का कंटेक्स्ट। और अगर इन पांचों कंटेक्स्ट में देखें तो सबसे स्ट्रिक्ट जो लॉ है वो यूपी का है, जिसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किए गए नवंबर 2020 में। अब सवाल यह उठता कि यूपी के ऑर्डिनेंस को लेकर के विवाद क्या है? तो इसमें एक टर्म यूज किया गया है, विवाह द्वारा धर्मांतरण को अवैध ठहराना। मतलब देखें, इस टर्म का प्रयोग अपने आप में इस ओर इशारा करता हुआ आता है कि कितनी जल्दबाजी में इस अध्यादेश को लाया गया है। क्योंकि विवाह द्वारा धर्मांतरण नहीं होता, धर्मांतरण जो होता है विवाह के लिए होता है, विवाह के लिए धर्मांतरण होता, पहला कंटेक्स्ट। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, ये जो कन्वर्जन ऑर्डिनेंस, एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है, इसमें अगर आप देखें घर वापसी को रिलीजियस कन्वर्जन नहीं माना गया है। मतलब यह कि अगर कोई कभी उसके पूर्वज हिंदू थे, वह इस्लाम या ईसाईयत उसने कभी स्वीकार किया, अब वापस हिंदू धर्म में लौटना चाहता तो उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। यह सेकुलरिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट है, और सेकुलरिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट होने के साथ साथ यह कहीं ना कहीं स्टेट के रिलीजियस बायसनेस को रिफ्लेक्ट करता हुआ आता। तीसरा जो कंटेक्स्ट यहां पर है कि इसमें यह कहा गया है कि कोई भी अगर कन्वर्ट होना चाहता है, तो कोई भी अगर कन्वर्ट होना चाहता है तो 60 डेज बिफोर उसको सूचना देनी होगी। ठीक है, और जो कन्वर्ट करवाएगा उसको 30 दिन पहले सूचना देनी होगी। अब इस एक्ट की धारा 8(3) कहती है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जिसको यह सूचना दी जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिनको अपॉइंट किया, ऑथराइज किया है। तो सेक्शन 8(3) यह कहता है
कि ये जो डीएम उस नोटिस की पुलिस के द्वारा डीएसपी स्तर के अधिकारी के द्वारा जांच करवाएंगे। अब यह प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा सेक्शन 9 है जो यह कहता है कि रिलीजियस कन्वर्जन के बाद डीएम के यहां घोषणा करनी होगी और उस घोषणा को डीएम अपने नोटिस बोर्ड पर, पब्लिक नोटिस बोर्ड पर चिपकवाएंगे ताकि लोगों की नजर उस पर पड़ सके और अगर कोई ऑब्जेक्शन दर्ज करवाना चाहता तो वो ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सके। धारा 12 जो है बर्डन ऑफ प्रूफ रिलीजियस कन्वर्जन करने वाले के ऊपर डालती है और ये तीनों के तीनों प्रोविजन जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। बड़े खतरनाक इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो कन्वर्ट होने जा रहा है उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी से इसका संबंध जुड़ता है, राइट टू लाइफ से इसका कंसर्न जुड़ता है। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट देखें तो इसमें बात की गई है कि धर्मांतरण के संबंध में सूचना जो दी जाएगी, शिकायत जो दर्ज करवाई जा सकती है रक्त संबंधी के द्वारा, शादी से जो संबंध निर्मित हुआ है उसके द्वारा, एडॉप्शन से के द्वारा जिनको स्वीकार किया गया है उन लोगों के द्वारा सूचना दर्ज करवाई जा सकती। अगर आप देखें व्यवहार के धरातल पर यह प्रोविजन, यह सेक्शन भी ऑब्जेक्शनेबल है। यह सेक्शन ऑब्जेक्शनेबल इसलिए है क्योंकि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से करता है तो इस बात की संभावना ज्यादा होगी फैमिली जो है एगेंस्ट होगी। फैमिली के किसी मेंबर ने जाकर के कंप्लेन दर्ज करवा दी, नहीं, अब कंप्लेन, वो कन्वर्जन हो ना हो ये एक अलग चीज है। अब दर्ज करवा दी तो उस स्थिति में यह गैर जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है। जैसे मामला दर्ज हुआ उसको अरेस्ट किया जाएगा। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो उसी स्थिति में बर्डन ऑफ प्रूफ, हमने रिलीजियस कन्वर्जन नहीं किया है, इसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाएगा? तो ऑब्वियसली जिसने कन्वर्ट किया है उस पर जाएगा। और इतना ही नहीं, इसमें कहा गया है धर्मांतरण से पीड़ित जो है उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मतलब यह प्रोविजन भी कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, पीड़ित जो है, पीड़ित का मतलब यह कि आप अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके परिवार वाले पीड़ित होंगे, नहीं तो वो 5 लाख का मुआवजा जो है उनको दिया जाएगा। अब अगर इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो 1 साल से 10 साल तक कैद इस लॉ को वायलेट करने की स्थिति में और 15 से 50,000 तक जुर्माना डिफरेंट केसेज में अलग अलग है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह 2 कंटेक्स्ट में प्रॉब्लमेटिक है जो डिफरेंट पोजीशन की चर्चा की। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें तो आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेज की बात करता। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे चर्चित जो जजमेंट था स्टेनिस्लॉस वर्सेस एमपी केस 1977 का, उसमें जो है क्या कहा गया? तो उसने कहा गया कि अगर कोई वॉलेंटरली अपनी इच्छा से कन्वर्ट कर रहा है तो उसको इसकी अनुमति है, लेकिन किसी दूसरे को धर्मांतरण करवाने की अनुमति नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई करवा नहीं सकता। और अगर इस लीगल पोजीशन के कंटेक्स्ट में देखें तो इस लीगल पोजीशन में जो ऑर्डिनेंसेज के प्रॉब्लमेटिक पहलू हैं वो कहीं ना कहीं राइट टू कन्वर्ट को भी अफेक्ट करते हुए आते। जैसे 60 दिन के नोटिस की बात आती, नहीं, और दिक्कत यह है कि अगर परमिशन नहीं मिलता है तो आप किसी कोर्ट भी नहीं जा सकते उस निर्णय के विरुद्ध। वो डीएम का जो परमिशन होगा
डीएम का जो निर्णय होगा वो लास्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर राइट टू कन्वर्ट के वायलेशन की संभावना होती। 60 दिन पूर्व सूचना, 30 दिन पूर्व सूचना, यह कन्वर्ट करने वाले के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, और दूसरा धर्मांतरण की उस प्रक्रिया को जो स्पिरिचुअली लीड कर रहे हैं उनके लिए भी यह प्रॉब्लमेटिक है 30 दिन पूर्व की सूचना, क्योंकि जिस तरह का सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उनके लिए परेशानी बढ़ेगी, उन पर दबाव बढ़ेगा, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न। तीसरा, कन्वर्ट करने के बाद जो पब्लिक नोटिस की बात है, यह और खतरनाक की स्थिति दिखाई वहां पर पड़ती। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं राइट टू कन्वर्ट के वायलेशन की संभावना ऐसी स्थिति में बढ़ जाती। और बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो प्रोविजन है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो प्रोविजन है वह पूरा का पूरा प्रोविजन जो है वह कहीं ना कहीं बेसिक, मतलब जो बेसिक स्पिरिट है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के ही अगेंस्ट है, जिसमें आपने बर्डन ऑफ प्रूफ पीड़ित के ऊपर डाला है। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाँ यह जरूर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय 2014 में दिया था कि सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण जो है वह अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है, यह 2014 का फैसला था। दूसरा फैसला जो स्टेनिस्लॉस केस में था वह यह कि धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोपागेट रिलीजन के अंतर्गत राइट टू कन्वर्ट अदर्स शामिल नहीं है। तीसरा कंटेक्स्ट देखें तो उसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राइट टू कन्वर्ट आर्टिकल 25 का हिस्सा तो है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट नहीं है। स्टेट जरूरत पड़ने पर इसको रेगुलेट कर सकता है। तो ये हुए डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को देखें कन्वर्जन को लेकर के, और कन्वर्जन को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साथ साथ अगर कन्वर्जन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड जो हैं, अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक मिक्स स्थिति दिखाई पड़ती है। उसके कन्वर्जन लॉ के जस्टिफिकेशन भी वहां पर मौजूद हैं, और कन्वर्जन लॉ को लेकर ऑब्जेक्शंस भी वहां पर इमर्ज करते हैं। चूंकि यह मसला सब जुडिस है, इसलिए इस मसले पर हमें अंतिम निर्णय का, न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। दैट्स ऑल। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो आप ऑटोमेटिकली देखें, कई बार प्रश्न जो आपके सामने आएंगे तो उस प्रश्न को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत होगी। अदरवाइज पता चला यहां पर भी चर्चा कर रहे हैं, प्रोविजन की चर्चा करके या तो छोड़ देंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की चर्चा ही नहीं करेंगे। तो ज्यादा बेहतर है इसको यहां पर चर्चा ना करके हम कहां चर्चा करें। क्लियर? तो एक मोटा मोटी जो मैंने कहा, इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने की आप कोशिश करें। आज यहां पर ही मैं चीजों को रोकूंगा, फिर नेक्स्ट पहले टेस्ट 2 के पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करूंगा, टेस्ट 3 के पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करूंगा, फिर मैं इकोनॉमी सेक्शन पर आऊंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।